नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और मैं भी भारत का ये सफ़र लेकर एक बार फिर हम लोग निकल पड़े हैं। आज हम पहुंचे हैं झारखंड की राजधानी रांची से करीब 30 किलोमीटर दूर टकरा नाम के एक गांव में। इस गांव में हम क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि ये एक बेहद गैर मामूली गांव है। यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ जो यहाँ की प्राइमरी स्कूल से पढ़कर रांची जाता है, रांची से इंग्लैंड जाता है, इंग्लैंड से लौटता है और भारत की राजनीति पर छा जाता है। यह वो बालक है जो भारत को ओलंपिक्स में उसका पहला गोल्ड मेडल जितवाता है, उस टीम का कप्तान होता है। वो बालक जो एक अध्यापक के तौर पर उस वक्त के राजकुमारों को विदेश नीति की शिक्षा देता है। जी हाँ, ये बालक था जयपाल सिंह मुंडा, जो आदिवासियों का नेता बना, जो इंग्लैंड से लौटकर अपने लोगों के बीच में राजनीति करता है, भारत की संविधान सभा में पहुंचता है और भारत के संविधान की रचना में अहम योगदान देता है। इस गांव में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म भी हुआ और यहीं की मिट्टी में उन्हें दफन भी किया गया। लेकिन टकरा पहान में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता है जो खास हो या जिससे अंदाजा लगाया जा सकता हो कि इस गांव में एक ऐसे नेता का जन्म हुआ जिसे आदिवासी मरंग गोमके यानी अपना सर्वोच्च नेता मानते थे। गांव में वो प्राइमरी स्कूल मौजूद है जहां जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई की थी। बहरहाल गांव की चर्च की अब एक नई बिल्डिंग बन चुकी है। जयपाल सिंह मुंडा के पिता अमरू पहान थे, यानी वो एक ऐसे परिवार से थे जिनकी गांव और समाज में काफी प्रतिष्ठा थी। पहली बार इसी गांव में जयपाल सिंह मुंडा पर ईसाई धर्मगुरु और शिक्षक केनन कॉसग्रेव की नजर पड़ी थी। जयपाल सिंह के परिवार के कुछ लोग अभी भी इस गांव में रहते हैं और इस परिवार के बुजुर्गों से जयपाल सिंह मुंडा की कुछ टूटी फूटी यादें आपको मिल सकती हैं। जयपाल सिंह मेरा बाबूजी सबके साथ तो भाई भाई थे, सब वहाँ पढ़ने जाते थे टकरा स्कूल में। टकरा स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ने के बाद जो है क्या हुआ, एक फॉरनर साहब आए और जयपाल सिंह के विषय में पूरा जिंदगी भर का वो जानते थे कि पढ़ने लिखने के बाद ये अमुक क्या काम करेगा, वो सोच जानते थे। इसलिए आपने ले गए वहाँ संत पौल में और अपने सर सुलाते थे, अपने स्वर रखते थे। वहाँ संत पौल से पढ़ कर के वो अपना फॉरेन ले गए। वहीं से अब फॉरेन से पढ़ कर के यहाँ देखे कि झारखंड में आदिवासियों को शोषण हो रहा, आदमी बहुत आसाम भूटान भाग रहे हैं शोषण के चलते। तो उन लोग को रोकने के लिए उसने यह झारखंड नाम का एक पार्टी बनाया, झारखंड पार्टी। बालक जयपाल सिंह मुंडा में कॉसग्रेव को कुछ ऐसा नजर आया जो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। कहा जाता है कि बरसात का टाइम था, वो बहुत स्टाइल में मछली मार रहे थे। जयपाल सिंह बहुत स्टाइल में मछली मार रहे थे। मछली मारने के बाद जिस तरह से वो मछली को फंसा के एक लाइन में रखते थे, तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया कि ये जो बच्चा है ये बहुत अनयूजुअल है, बहुत स्किल है, उसका हाथ में हुनर है। और जो ट्रेडिशनल तरीके से जो बच्चे हैं जिस तरह से वो मछली मार रहे थे उस टाइप का नहीं, बहुत अपना ही स्टाइल से मछली मार रहे थे। तो उन्होंने बहुत ऑब्जर्व करने के बाद पूछा कि बाबू तुम कहाँ पढ़ते हो? तो जिस स्टाइल से वो बात किया उससे वो प्रभावित हो गए। तो बालक जयपाल सिंह ने कहा कि मैं यहीं पढ़ता हूँ। तो वहीं उन्होंने पूछा कि क्या तुम जाओगे मेरे साथ पढ़ने के लिए? तो उन्होंने कहा हम जाएंगे। जयपाल सिंह मुंडा का नाम परिवार ने प्रमोद पहान रखा था, लेकिन कैसे उनका नाम प्रमोद पहान से जयपाल सिंह पड़ गया यह कोई नहीं जानता। खुद जयपाल सिंह मुंडा ने अपने संस्मरण में लिखा है, मेरा नाम किसने और कब बदला मुझे नहीं मालूम। वह 1911 की 3 जनवरी थी जिस दिन शायद मेरा नाम बदल दिया गया था। तब मैं 8-10 साल का रहा हूंगा। घर में लोग मुझे प्रमोद पहान कहते थे। 3 जनवरी 1911 से पहले यही मेरा नाम था।
लेकिन 3 जनवरी को जब मैं अपने आबा यानी पिता अमरूपहान की उंगली थामे शर्माते हुए रांची के सेंट पॉल स्कूल पहुंचा तो न सिर्फ मेरी पैदाइश की तारीख बल्कि मेरा नाम भी बदल गया था। टकरा के स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद जयपाल सिंह मुंडा आगे की पढ़ाई के लिए सेंट पॉल स्कूल रांची आ गए। इस स्कूल में बिताए समय का जयपाल सिंह मुंडा देश की राजनीति और झारखंड बनने के इतिहास पर निर्णायक असर पड़ा। लेकिन इस स्कूल की हालत आज बहुत अच्छी नहीं है। अब इस स्कूल का हॉस्टल खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। यह स्कूल अब किसी की बाट जो रहा है जो इसका उद्धार कर सके। अफसोस की बात यह है कि इस स्कूल में जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कभी कोई चर्चा तक नहीं होती है। वे तो स्कूल में पढ़े, इसलिए हम लोग को गर्व भी है कि हमारे यहाँ सेंट पॉल स्कूल में पढ़े। तो हम सभी जानते तो उतना उनके बारे में सभी कोई तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमको अगर कुछ उनके बारे में बतलाया जाए और अच्छी तरह से तो हम लोग और आगे जानने के लिए और उनके मतलब कदमों पे चलने के लिए हम लोग आगे बढ़ें। बताए हुए रास्ते पर हम लोग जाएं तो हो सकता है हम लोग के आदिवासी बच्चों का भी कुछ उद्धार हो। जयपाल सिंह मुंडा स्कूल में सबसे मेधावी छात्र साबित हुए। वो पहले से ही फादर और शिक्षक कॉसग्रेव को काफी पसंद थे। लेकिन जब वो रांची के इस स्कूल में आए तो कॉसग्रेव ने नोटिस किया कि जयपाल सिंह मुंडा पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी सबसे आगे हैं। कॉसग्रेव को जयपाल सिंह मुंडा में गजब की नेतृत्व क्षमता नजर आ गई थी। बहुत जल्दी ही कॉसग्रेव और जयपाल सिंह मुंडा के बीच गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध बन गया जो ताउम्र बना रहा। हालांकि कहते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा की मां उनके गुरु कॉसग्रेव से उनकी बढ़ती नजदीकियों से बहुत खुश नहीं रहती थीं। जो पूरा युद्ध है, आदिवासी युद्ध है कॉलोनियल पीरियड में, आप देखेंगे कि वो उसके जो 2-3 मुख्य कारण हैं कि एक तो उनका पूरा जो सिस्टम को ही नकार देना, जिसमें उनकी भाषा है, संस्कृति है, उनकी जीवन शैली है, उनकी आर्थिक संरचना है, उनके आध्यात्मिक जो संरचना है उसको ही नकार देना, और दूसरा अपने मूल्य उन पर थोपना। तो इसके खिलाफ पूरा आदिवासी समाज जो है वो उसके खिलाफ युद्ध में है। तो इसलिए उनकी माँ ये आशंका व्यक्त करती हैं कि मेरा बेटा अब चूँकि एक नई व्यवस्था में स्कूलिंग है ना, सो कॉल्ड स्कूलिंग, जो हम लोग जानते हैं कि एक नई ज़रूरत के तहत पूरी दुनिया में आया है ना, और उसमें जा रहा है, तो जाहिर है कि वो अपने मूल्यों से कट जाएगा। तो इस बात की आशंका उनकी माँ बहुत ही सहज शब्दों में, लेकिन आप देखेंगे कि वो बहुत सीरियस क्वेश्चन है। 1918 वो साल था जब जयपाल सिंह मुंडा की जिंदगी में एक निर्णायक मोड़ आ गया। हुआ कुछ यूं कि 1918 में सेंट पॉल स्कूल के प्रिंसिपल कॉसग्रेव रिटायर हुए और इंग्लैंड लौट गए। लेकिन वो अकेले इंग्लैंड नहीं गए, बल्कि अपने प्रिय छात्र जयपाल सिंह को भी अपने साथ ले गए। कहते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा को इंग्लैंड जाने से पहले इतना समय भी नहीं मिला था कि वो अपने परिवार या अपनी मां से मिल पाते। जयपाल सिंह मुंडा जब इंग्लैंड पहुंचते हैं तो उनकी प्रतिभा निखरती जाती है। वो एक सफल छात्र, काबिल वक्ता और जबरदस्त खिलाड़ी बनते हैं। सेंट ऑगस्टिन कॉलेज से सेंट जॉन्स जाते हैं, कॉलेज करते हैं, वहाँ पे ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस था, इकोनॉमिक्स था एंड फिलॉसफी था। मास्टर्स में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं और वो इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा की एक आलोचना की जाती है कि एक बार उन्होंने अपना गांव छोड़ा तो वो कभी पलटकर वहां नहीं गए, यहां तक कि वो अपनी मां को भी भूल गए। लेकिन शायद यह सच नहीं था। वो अपनी माँ का जिक्र बार बार करते हैं। जब वो डिसाइड करते हैं पॉलिटिक्स में जाने का, तो उनकी माँ कहती है कि जो तुमको अच्छा लगता है करो, लेकिन कभी किसी से कुछ पाने की उम्मीद मत करना। ये 2 महत्वपूर्ण कोट है उनके ऑटोमोबाइल में, और जो बताता है कि कैसे आदिवासी समाज
में जो हम लोग ये आम तौर पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट और दुनिया के सोशल साइंटिस्ट मानते हैं कि आदिवासी समाज बेसिकली मातृसत्तात्मक समाज रहा है, तो आप इसको सिर्फ माँ के प्रेम के बतौर नहीं देखें। आपको इन दोनों उदाहरणों से आदिवासी समाज के उस मातृसत्तात्मक स्वरूप का संकेत मिलेगा, है ना, कि जब वो, क्योंकि परिवार चलाना, है ना, परिवार चलाना ही समाज चलाना होता है। 1928 के ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी का गोल्ड मेडल जीता और पूरी दुनिया भौचक्की रह गई। यह रंगभेदी यूरोप के लिए एक करारी शिकस्त थी। भारत की इस टीम के खिलाड़ियों को आज भी सम्मान से याद किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। जयपाल सिंह मुंडा ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम के कप्तान बनने से पहले ICS यानी भारतीय सिविल सर्विस के लिए चुने जा चुके थे, लेकिन जब उन्हें ओलंपिक में खेलने की छुट्टी नहीं मिली तो उन्होंने ICS को अलविदा कह दिया। 1928 में जिस टीम की कप्तानी जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे, उसने वो कर दिखाया जो उस वक्त की दुनिया उम्मीद नहीं करती थी। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद भारतीय हॉकी का परचम दुनिया भर में बरसों तक लहराता रहा। लेकिन ये वो मुकाम था कि जिस हॉकी के लिए जयपाल सिंह मुंडा ने ICS की नौकरी छोड़ दी थी, उस हॉकी को भी उनको अलविदा कहना पड़ा। उसके बाद वो भारत लौटे। वो शेल कंपनी के एक बहुत बड़े अधिकारी बने। उस समय में कोई भारतीय उस पद पर पहुंचने की कल्पना तक नहीं कर सकता था। उस समय में उनका वेतन था 750 पाउंड और ICS को मिलते थे 450 रुपए। और ये गुलाम भारत की हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि वो एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो किसी कंपनी की टॉप पोस्ट पे थे, क्योंकि भारतीय लोगों को हमेशा नीचे की नौकरी दी जाती थी, लेकिन वो पहला भारतीय था और आदिवासी था जो किसी भी ब्रिटिश कंपनी में टॉप पोजीशन पर था। आखिरकार जयपाल सिंह मुंडा ने वो करने की ठानी जो करने के लिए वो बने थे और जो शायद उनकी जिम्मेदारी भी थी। उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 20 जनवरी 1939 के दिन पूरा रांची शहर आदिवासियों से भर गया। जयपाल सिंह मुंडा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक है। मैं लगभग 20 साल बाद आप लोगों के बीच में आया हूं। अब आप हमारी आर्थिक और राजनीतिक आजादी के लिए आगे आने वाले संघर्ष में मुझसे नेतृत्व करने के लिए कह रहे हैं। आप मुझे अपने एक सेवक जो आपकी सेवा करे के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं। मेरे गुरु कैनन कॉसग्रेव की भी यही इच्छा थी कि मैं छोटा नागपुर वापस आऊं और अपने लोगों को भारत के राष्ट्रीय जीवन में सम्मानजनक स्थान दिला पाऊं। वो इस बात को समझे कि उन्हें क्या करना चाहिए और इसीलिए उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने आदिवासी सभा की लीडरशिप संभाली और आदिवासी सभा को आदिवासी महासभा बनाया। महासभा मतलब उस समय छोटा नागपुर था, पूरा झारखंड भी नहीं था ना। छोटा नागपुर अलग डिवीज़न था, संताल परगना अलग डिवीज़न था। उसी तरीके से जो ग्रेटर झारखंड है उसके अलग अलग हिस्से उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश प्रोविंस में थे। तो उन्होंने महासभा बना दिया उसको अपनी लीडरशिप से। तो ये एक आप कह सकते हैं कि जब वो लौटे तो एक लंबा जीवन उन्होंने एलीटपन में दिया। हाँ, अपने समाज से कटे रहे, इवन अपने परिवार तक से भी मिलने नहीं आए। लेकिन जब वो दोबारा कदम रखते हैं अपनी धरती पर और जब वो दोबारा मिलते हैं अपने परिवार से, अपने समुदाय से, तो वो जो 12 साल की उम्र में जिस परिवार और समाज की जो सारी जो हलचलें थी, जो सारा जो लगाव था, जो उनका जो पूरा जो जिसको कहते हैं कि मैंने मतलब जो बहुत क्या बोलेंगे उसको, बहुत आत्मिक जो अफेक्शन था, जिसको कहते हैं कह सकते हैं कि जो नाभि नाल था, वो वापस से एक्टिव हो गया। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और जुलाई 1945 में ब्रिटेन में सरकार बदली। इसके साथ ही ब्रिटेन की सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन की योजना के अनुसार 1946 में भारत की संविधान सभा का चुनाव हुआ।
जयपाल सिंह मुंडा और उनके साथी बोनीफास लकड़ा संविधान सभा के लिए चुन लिए गए। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में आदिवासी हकों और आजाद भारत में उनके स्थान और अधिकारों को लेकर जबरदस्त बहस की। उन्होंने संविधान सभा में दहाड़ते हुए कहा, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगर कोई देश में सबसे अधिक जुल्म का शिकार हुआ है तो वह हमारे लोग हैं। पिछले 6000 साल से उनकी उपेक्षा हुई है, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया है। मैं जिस सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज हूं, उसका इतिहास बताता है कि आप में से अधिकांश लोग जो यहां बैठे हैं बाहरी हैं या घुसपैठिए हैं, जिनके कारण हमारे लोगों को अपनी धरती छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। इसलिए यहां जो संकल्प पेश किया जा रहा है वह आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकता। आप सभी आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, बल्कि उनसे लोकतंत्र सीख सकते हैं। आदिवासी पृथ्वी पर सबसे अधिक लोकतांत्रिक लोग हैं। जयपाल सिंह मुंडा इसी भाषण में आगे कहते हैं, मैं कहूंगा कि हमारे लोगों का पूरा इतिहास गैर आदिवासियों के अंतहीन उत्पीड़न और बेदखली को रोकने का इतिहास है। मैं आप सबके कहे हुए पर विश्वास कर रहा हूं। हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत के एक नए अध्याय की, जहां सभी समान होंगे, जहां सबको बराबर का अवसर मिलेगा और एक भी नागरिक उपेक्षित नहीं होगा। हमारे समाज में जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी और हम सब बराबर होंगे। तो 350 लोगों के मुकाबले एक आदमी बोल रहा था। वो आदमी क्या बोल रहा था? वो आदमी बोल रहा था कि हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इस भारत का माई बाप है और माता पिता को किसी बच्चों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी, आजीविका, ये हर नागरिक को बुनियादी तौर पर बिना किसी भेदभाव के मिलना चाहिए। वो जो अगस्त गैदरिंग है उसमें वो खड़े होके बोलते हैं कि आई एम प्राउड टू बी एन आदिवासी, आई एम प्राउड टू बी ए जंगली। तो सबका जो पिक्चर था जंगली बोलने से, आदिवासी बोलने से, वो दिमाग फिर ऑल्टर होने लगता है कि एक आदमी जो पूरा का पूरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल करता है, ICS ये करता है, फिर ही लाइक्स टू कॉल हिमसेल्फ प्राउड टू बी एन आदिवासी, प्राउड टू बी ए जंगली। तो ये चेंज हो, एक आइडेंटिटी, वेरी प्राउड आइडेंटिटी दिया आदिवासियों को, है ना। तो उसी का फल है कि आजकल चारों तरफ जितने भी आदिवासी हैं वो बहुत गर्व से बोलते हैं हम तो आदिवासी हैं। ओरिजिनल जो भी चीज़ें मिलेगी मेरे से ही मिलेगी, फिलॉसफी हो, ओरिजिनल खाना हो, ओरिजिनल कल्चर हो, मेरे से ही मिले। आई एम प्राउड टू बी एन आदिवासी। तो उन्हीं का देन है। संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा के उठाए गए सवालों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विस्तार से जवाब देना पड़ा था। मसलन देश के आदिवासियों को आदिवासी या एबोरिजिनल क्यों न कहा जाए, उन्हें जनजाति क्यों पुकारा जाए। आदिवासी स्वायत्तता और अस्मिता को लेकर उनकी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से लंबी बहस हुई। संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा का सामना बेहद मजबूत और ताकतवर राजनीतिक और सामाजिक समूहों से हो रहा था, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में आदिवासियों के मसलों को बेहद ताकतवर और तार्किक तरीके से उठाया था। जयपाल सिंह मुंडा इस छोटे से टकरा गांव से इंग्लैंड तक का सफर तय करते हैं और इंग्लैंड से लौटकर वो आदिवासियों का नेतृत्व संभालते हैं। वो संविधान सभा पहुंचते हैं और उसके बाद 5 बार सांसद रहते हैं। इस देश के संविधान को बनाने में उनका कंट्रीब्यूशन अहम है। हो सकता है कि जैसे बाकी नेताओं की आलोचना होती है, जयपाल सिंह मुंडा की भी कुछ आलोचनाएं हो सकें, लेकिन आलोचनाएं तभी होती हैं जब किसी नेता के बारे में चर्चा होती है। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में शायद उतनी चर्चा नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। अभी हाल के दिनों में जयपाल सिंह मुंडा पर कुछ किताबें ज़रूर लिखी गई हैं, लेकिन अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाना और बताया जाना और समझा जाना शायद बाकी है। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी।
जयपाल सिंह मुंडा की तरह आदिवासियों के ना जाने कितने नायक हैं देश भर के अलग अलग इलाकों में, जिनके बारे में शायद चर्चा नहीं होती है। हमारी कोशिश है कि इस सीरीज़ में आदिवासी हीरोज़ के बारे में हम बात करें, उन इलाकों में जाएं जिन इलाकों में उनकी कर्मभूमि रही है। तो दोस्तों, अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फेसबुक पर हमारा मैं भी भारत का पेज है, उसे भी लाइक करें, जहां पर आपको आदिवासी भारत की अलग अलग कहानियां मिलती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।